हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम हरिओम गुप्ता। वेलकम टू HG ऑल इन्फॉर्मेशन। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो ये फ्रेंड्स बायोलॉजी का पार्ट 20 है और चैप्टर का नाम है वंशागति और विविधता के सिद्धांत, जिसे मेंडल के नियम के नाम से भी जाना जाता है इस चैप्टर को। और इसमें ग्रेगर जॉन मेंडल, जो कि आनुवंशिकता के पिता हैं, उन्होंने जो कुछ भी खोज वगैरह किया था एंड रिसर्च किया था उसी के बारे में ये चैप्टर पूरा है। और एग्ज़ाम में भी इंपॉर्टेंट होता है CUT की। आपको 100% इस चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इस चैप्टर से मैंने 46 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, तो ध्यान से देखना। और सारे क्वेश्चन NCERT बेस हैं, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती, बट ध्यान से देखना, अंत तक देखना, ठीक है। बाकी जब समझ ना आए तो दोबारा इसे देख लेना। एंड मैंने टेलीग्राम में बताया भी था कि आप लोग इस चैप्टर को एक बार पढ़ के आना, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। बट अगर पढ़ लिया तो ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, संतति की अपने जनकों के समान दिखने की प्रवृत्ति कहलाती है। क्वेश्चन नंबर क्या है, संतति की अपने जनकों के समान दिखने की प्रवृत्ति कहलाती है। तो ये अपने जनकों के समान मतलब अपने पिता के समान दिखने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, आनुवंशिकता। क्या हो जाएगा, आनुवंशिकता, ठीक है। ये सभी इतने इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग देखकर ही सही टिक कर दोगे, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। बट कुछ आगे जो क्वेश्चन मिलेंगे तो हाँ, वहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकता है, बट हम लोग ध्यान से देखते हुए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इनमें 4 कथन दिए हैं, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर D, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो सभी को देख लेते हैं। पहला क्या है, पूर्व युग में मनुष्य जानते थे कि विविधता का कारण लैंगिक जनन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये भी कथन सही है। दूसरा का साहिवाल गाय कृत्रिम चयन का उदाहरण है, ये भी सही है। तीसरा क्या है, हमारे पूर्वज को विविधता के वैज्ञानिक आधार के बारे में अल्प ज्ञान था, मतलब कम ज्ञान था, ठीक है। ये सभी कथन क्या है, सत्य हैं। बाकी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, मेंडल की प्रायोगिक सामग्री क्या थी। मेंडल की प्रायोगिक सामग्री क्या थी। तो फ्रेंड्स ये कौन से पौधा था जिस पे उन्होंने रिसर्च वगैरह किया था। तो सभी लोग जानते हैं मटर का पौधा। बाकी इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर A, पाइसम सेटाइवम, जो कि मटर के पौधे का बोटेनिकल नाम है, ठीक है, पाइसम सेटाइवम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मटर के पौधे पर किए गए प्रयोग के लिए मेंडल द्वारा तद्रूप संप्रजनन पादप किस्म कितने जोड़ों पर चयन किया गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना। बाकी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, 14। कितने जोड़ों पर चयन किया गया था, 14, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, मेंडल द्वारा अपने प्रयोग में परागण की कौन सी विधि अपनाई गई थी। मेंडल द्वारा अपने प्रयोग में परागण के लिए कौन सी विधि अपनाई गई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर D, A व B। ये क्या है, कृत्रिम, दूसरा क्या है, पर परागण, ठीक है। तो आपने परागण चैप्टर तो पढ़ा ही होगा। तो पर परागण, वायु परागण, जल परागण, ठीक है। बाकी चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मेंडल द्वारा प्राप्त किए गए प्रथम संकर वंशज, ठीक है, तो कौन से थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, F1 वंशज। कौन से, F1, याद रखना। मेंडल द्वारा प्राप्त किए गए प्रथम संकर वंशज कौन था, F1 पीढ़ी के पौधे वगैरह आपने सुना होगा ना, वही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मेंडल द्वारा पर्यवेक्षित कौन सी पीढ़ी प्रभावी जनक के लक्षणा प्रारूप को प्रदर्शित करती है। कौन सी पीढ़ी है जो कि लक्षणा प्रारूप को प्रदर्शित करती है। तो कौन सी पीढ़ी की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, F1, ठीक है, F1। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखना। मेंडल ने अपने प्रयोग में शुद्ध लंबे एवं शुद्ध बौने पौधों की किस्मों के मध्य संकरण कराया। इसमें लंबे पौधों के लक्षण प्रभावी और बौने पौधों के लक्षण अप्रभावी थे। अप्रभावी लक्षण निम्न में से कौन सी पीढ़ी में प्रकट हुए थे। तो देखो इसका आंसर तो क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है। बाकी इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर D, क्या हो जाएगा, D, F2 एंड F3, ठीक है। बाकी अप्रभावी से आप समझ सकते हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मेंडल के प्रयोग में F पीढ़ी के बौने एवं लंबे पौधों का अनुपात था। मेंडल के प्रयोग में F पीढ़ी के बौने एवं लंबे पौधों का अनुपात क्या था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर A,
क्या हो जाएगा 1/4 अनुपाते 3/4, ठीक है, ये अनुपात था। क्वेश्चन नंबर 10 है, मेंडल ने लंबे एवं बौने पौधों में संकरण क्रॉस कराया, जिसे संकरण बोलते हैं। मेंडल ने लंबे एवं बौने पौधों में संकरण कराया, उन्हें F2 पीढ़ी में लंबे एवं बौने दोनों प्रकार के पौधे प्राप्त हुए। यह दर्शाता है, यह क्या दर्शाता है, जब दोनों पौधे प्राप्त हुए लंबे एवं बौने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लक्षणों का असम्मिश्रण, ठीक है, यही दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, संरचनात्मक स्ट्रक्चरल, क्या हो जाएगा, संरचनात्मक जीन का समकक्ष इक्विवेलेंट होगा, समकक्ष होता है, ठीक है, ध्यान से देखना, संरचनात्मक जीन का समकक्ष होगा तो क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिस्ट्रॉन, क्या हो जाएगा, समकक्ष सिस्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 12 है, F1 पीढ़ी में प्रकट हुए लक्षण कहलाते हैं। तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट हुए थे या प्राप्त हुए थे वे क्या कहलाते हैं। 4 ऑप्शन है, अप्रभावी लक्षण, प्रभावी लक्षण, सप्रभावी लक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, प्रभावी लक्षण, क्या हो जाएगा, प्रभावी लक्षण जो F1 पीढ़ी से प्रकट हुए थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि किसी विशिष्ट का जीनोटाइप एक बिंदु पर केवल एक प्रकार का जीन रखता है वह कहलाता है। अगर एक प्रकार का जीन रखता है तो वह क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समयुग्मजी, क्या हो जाएगा, समयुग्मजी, होमोजाइगस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ऐसा संकरण जिसमें संजनक विपरीत लक्षणों वाले एकल जोड़े में असमान होते वे कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ऐसा संकरण जिसमें जनक विपरीत लक्षणों वाले एकल जोड़े में असमान होते वे कहलाते हैं। तो वे क्या कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक संकर संकरण, क्या कहलाते हैं, एक संकर संकरण, जो कि विपरीत लक्षण वाले एकल जोड़े समान होते हैं, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना। बाकी नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस ध्यान से वीडियोज़ को देखो और एग्जाम में भी गलती मत करना, वहाँ पे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना एंड आंसर ज़्यादा तो मैं क्वेश्चन पढ़कर ही आ जाएंगे समझ, तो ही सही क्लिक करना। बाकी जब क्वेश्चन करते जाना, अगर बीच में लगे ना सही है तो तुक्का पहले तो मत मारना, ठीक है, लास्ट में तुक्का वाला काम करना, पहले हल करने की कोशिश करना। 10 क्वेश्चन उससे भी एक्स्ट्रा तुम्हें दिए जाएंगे, बायोलॉजी में गलती मत करना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, एक मेंडेलियन संकरण में यह पीढ़ी के दोनों जीनोटाइपिक एवं फिनोटाइपिक अनुपात 1:2:1 है। कितना हो जाएगा, 1:2:1 है, समान है। यह कौन सी स्थिति दर्शाता है। तो यह कौन सी स्थिति दर्शाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, डी, अपूर्ण प्रभाविता के साथ एक संकर संकरण, क्या दर्शाता है, अपूर्ण प्रभाविता के साथ एक संकर संकरण का। क्वेश्चन नंबर 16 है, मेंडल द्वारा अपने प्रयोग के लिए चुने गए लक्षणों में से निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, मेंडल द्वारा अपने प्रयोग के लिए चुने गए लक्षणों में से निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फली की आकृति लंबी, कसी या जकड़ी हुई, ठीक है, यह जोड़ा सही नहीं है, या कह सकते हैं पौधा ही सही नहीं था, ठीक है, क्योंकि उनके लक्षणों में निम्न प्रकार से जोड़ा सही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसको भी ध्यान से देखना। अनुवांशिक संकरण में किसी संतति के सभी संभव जीनोटाइप की संभावना की गणना का रेखाचित्रीय निरूपण कहलाता है। तो रेखाचित्रीय निरूपण क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुन्नेट स्क्वायर, ठीक है, यही कहलाता है। बाकी क्वेश्चन एंड आंसर को तुम भी देख लो अपने से, आप भी। क्वेश्चन नंबर 18 है, ध्यान से देखना। मेंडल ने यफ पौधों को स्वपरागित किया और पाया कि ए पौधों ने बी एवं सी पीढ़ी में बौने पौधे उत्पन्न करना जारी रखा, अतः उसने निष्कर्ष निकाला कि बौने पौधों का जीनोटाइप होगा। तो यहाँ पे जो रिक्त स्थान दिया गया है, यहाँ पे जीनोटाइप क्या होगा ये बताना है। बाकी ए, बी, सी एवं डी के लिए निम्न में से उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ए बौने पौधे और
BF3 एंड CF4, ठीक है। बाकी यहाँ पे पीढ़ी दिया गया है F1 F2 जैसे था, और डी विषम युग्म की। आई होप तुम लोग समझ में आ रहा होगा, अभी तो अभी 12th पढ़े हो। क्वेश्चन नंबर 19 है, जब दो विषम गुणों वाले युग्म विकल्पी एक साथ उपस्थित हों तो एक गुण संकरण के दौरान स्वयं प्रकट हो जाता है जबकि अन्य शेष छिपे रहते हैं, यह कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रभाविता का नियम क्या कहलाता है? यह प्रभाविता का नियम, ठीक है। बाकी तुम लोग भी देख लो, और सी इसका सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, युग्म विकल्पी जो समयुग्मजी एवं विषम युग्मजी दोनों स्थितियों में स्वयं प्रकट होते हैं कहलाते हैं। दोनों स्थितियों में जो स्वयं प्रकट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रभावी युग्म विकल्पी। क्या कहलाते हैं? प्रभावी युग्म विकल्पी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, वह नियम जो इस तथ्य पर आधारित है कि गुण कोई सम्मिश्रण नहीं दर्शाते हैं एवं दोनों गुण F2 पीढ़ी संतति में पुनः प्राप्त किए जाते हैं, हालांकि एक गुण F1 संतति में अनुपस्थित होता है, यह कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, युग्मकों की शुद्धता का नियम। क्या कहलाता है? युग्मकों की शुद्धता का नियम, ठीक है। क्वेश्चन यही था, वह नियम जो इस तथ्य पर आधारित है कि गुण कोई सम्मिश्रण नहीं दर्शाते हैं। क्या नहीं दर्शाते? सम्मिश्रण नहीं दर्शाते हैं एवं दोनों गुण F2 पीढ़ी, ठीक है, F2 जनरेशन है, संतति में पुनः प्राप्त किए जाते हैं, हालांकि एक गुण F1 संतति में अनुपस्थित होता है। किसमें? F1 संतति में अनुपस्थित होता है। तो यह क्या कहलाता है? तो यही कहलाता है युग्मकों की शुद्धता का नियम, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन से मेंडेलियन विचार को संकरण के द्वारा वर्गित किया गया है इनमें जिसमें F1 पीढ़ी दोनों जनकों को दर्शाती है? क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन से मेंडेलियन विचार को संकरण द्वारा वर्गित किया गया है जिसमें F1 पीढ़ी दोनों जनकों को दर्शाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सप्रभाविता। ये क्या करती है? ये दोनों पीढ़ी के जनकों को दर्शाती है, ठीक है, सप्रभाविता। तो ध्यान देना है अप्रभाविता, प्रभाविता एंड सप्रभाविता को। बाकी नेक्स्ट हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, थोड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है बट कोई बात नहीं, कुछ नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 23 को ध्यान से देखना। लाल रुधिर कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली में ए पॉलीमर्स होते हैं जो उसकी सतह से बाहर निकलते हैं। शर्करा के प्रकार का जीन द्वारा होता है, जिन में 3 निर्धारण युग्म विकल्पी बी होते हैं। युग्म विकल्पी ए एवं बी शर्करा से थोड़े भिन्न रूप से उत्पन्न करते हैं, जबकि युग्म विकल्पी सी उत्पन्न नहीं करता है। तो क्या करना है यहाँ पे बताना है, ए बी एवं सी के लिए सही विकल्प चयन कीजिए। तो पहले तो तुम लोग इस क्वेश्चन को अपने से एक बार पढ़ लो, ठीक है, पढ़ लिया, वीडियो को रोक कर पढ़ लो या जैसे पढ़ लो। बाकी इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? डी। ए शर्करा होगा, बी ओ शर्करा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो इसका ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 है, ध्यान से देखना। यदि ए बी रुधिर वर्ग वाले 2 व्यक्ति विवाह करते हैं और उनके पर्याप्त संख्या में बच्चे होते हैं तो इन बच्चों को ए रुधिर वर्ग, ए बी रुधिर वर्ग व बी रुधिर वर्ग में 1:2:1 के अनुपात में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस की नवीन तकनीक ने ए एवं बी प्रकार के प्रोटीन की ए बी रुधिर वर्ग में उपस्थित प्रकट किया है। यह उदाहरण है। तो यह किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सप्रभाविता का। किसका उदाहरण है? सप्रभाविता का। क्वेश्चन नंबर 25 है, बहुयुग्म विकल्पी को निम्न में से किसके अध्ययन द्वारा व्यक्त किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? युग्म विकल्पी को निम्न में से किसके अध्ययन द्वारा व्यक्त किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, समष्टि। किसके अध्ययन द्वारा? समष्टि के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, स्वतंत्र अवयवन के नियम में कितने कारक सम्मिलित रहते हैं? एक द्विसंकरण के लिए
क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, स्वतंत्र अभिवन के नियम में कितने कारक सम्मिलित रहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2। कितने सम्मिलित होते हैं? 2। ठीक है, चलो यार देखो 26 क्वेश्चन तुमने कवर कर लिए, 27 देखते हैं। बाकी ऐसे ही लगे रहो, मेहनत करते रहो। तुम लोगों में से कुछ लोग हैं जो कि डेली वीडियो लेक्चर देखते हैं एंड बड़ी मेहनत करते हैं, तो आई होप अच्छा कॉलेज तुम लोगों को मिलेगा एंड गवर्नमेंट भी मिलेगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। बाकी एग्ज़ाम का रिजल्ट आने के बाद तुम लोग स्क्रीनशॉट लेके इंस्टाग्राम पे ज़रूर पोस्ट करना, मेरे यहाँ मतलब सेंड करना, ताकि मैं भी स्टोरी वगैरह लगाऊँ। आखिर तैयारी तो किए हो। ठीक है, बाकी कोई बात नहीं, अच्छा कॉलेज बस मिल जाए तुम लोगों को। बाकी मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, पूर्व में दिए गए प्रश्न में कुल बीजों पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें गोल बीज बनावट है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, पूर्व में दिए गए प्रश्न में कुल बीजों पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें गोल बीज बनावट है। तो गोल बीज बनावट का यही मतलब है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए 12। क्या हो जाएगा? 12, जो कि इसकी संख्या ज्ञात की गई है। क्वेश्चन नंबर 28 है, F2 पीढ़ी में शुद्ध पीले गोल एवं शुद्ध हरे झुर्रीदार बीजों वाले पौधों के मध्य संकरण में गोल बीजों वाले पौधों की कुल संख्या होगी। तो कुल संख्या कितनी होगी? तो कुल 16 से परिणाम स्वरूप करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12। कितनी हो जाएगी? 12। ठीक है, बाकी क्वेश्चन को देख लो तुम लोग भी। और चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, उद्यान मटर पर किए गए मेंडल के प्रयोगों में गोलाकार बीज आकृति आर झुर्रीदार पौधे स्मॉल आर पर तथा पीले के बीजपत्र कैपिटल वाई हरे बीजपत्र स्मॉल वाई पर प्रभावित हैं। तो कैपिटल वाई व स्मॉल वाई संकरण की F1 पीढ़ी में प्रत्याविशित लक्षण प्रारूप हुआ। तो बाकी यहाँ पे जो कैपिटल दिया है फ्रेंड्स, ये लंबे पौधों एंड जो स्मॉल है ये बौने पौधों के लिए दर्शाया गया। ठीक है, बाकी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? डी। पीले बीजपत्रों के साथ गोल बीज एवं हरे बीजपत्रों के साथ झुर्रीदार बीज। ठीक है, संकरण कराने के बाद यही प्राप्त हुआ। बाकी देख लो एक बार, बाकी ये ग्राफ तुमने देखा ही होगा अपने 12th में बुक वगैरह में। क्वेश्चन नंबर 13 है, मार्गन ने कौन सी फल मक्खी पर काम किया था? तो ये मार्गन थे फ्रेंड्स, तो उन्होंने किस फल मक्खी पर कार्य किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ड्रोसोफिला मेलोनोगेस्टर। ठीक है, ये फल मक्खी थी। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से त्रुटिपूर्ण जोड़ का चयन कीजिए। क्या है? क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से त्रुटिपूर्ण जोड़ का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखो यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, टीजी मार्गन। ठीक है, थोड़ा ऑप्शन टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, संलग्न जीन ए से संबंधित होते हैं और असंलग्न जीन बी से संबंधित होते हैं। ए एवं बी के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। ए एवं बी के लिए सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लिंकेज बी क्रॉसिंग ओवर। क्या हो जाएगा? ए लिंकेज एंड बी क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, दो जीन जो 50% पुनः संयोजन तीव्रता दर्शाते हैं उनसे संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, ध्यान देना, एग्जाम में यही पॉइंट भी हम लोग छोड़ देते हैं, सत्य एंड असत्य। ठीक है, सही एंड गलत। तो ध्यान दो, यहाँ पे क्या है, दो जीन जो कि 50% पुनः संयोजन तीव्रता दर्शाते हैं उनसे संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीन दृढ़ता से एक दूसरे से जुड़े होंगे। क्या होता है? जीन दृढ़ता से एक दूसरे से जुड़े होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी,
इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है, तो सभी सही हैं। क्या क्या हैं? हैंकिंग की यक्स बॉडी को यक्स गुणसूत्र नाम दिया गया, ये भी सही है। और बी है सभी कई कीटों में समजात गुणसूत्र के अलावा एक अतिरिक्त यक्स गुणसूत्र होता है, ये भी सही है। और सी क्या है? यक्स गुणसूत्र एवं लिंग गुणसूत्र है क्योंकि ये लिंग निर्धारण में सम्मिलित रहता है, ठीक है। ये सभी कथन सत्य हैं। इसमें ये पूछा क्या था कौन सा कथन असत्य है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो एग्जाम में थोड़ा ये सब ध्यान देना, ठीक है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना और फिर उसके बाद टिक करना, हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं। 1 मिनट का समय मिलता है, बाकी ध्यान से क्वेश्चन को पढ़कर उसके बाद ट्रिक करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, विभिन्न जीवों में लिंग निर्धारण के संबंध में गलत जोड़े को चुनिए। क्या है क्वेश्चन नंबर 35? विभिन्न जीवों में लिंग निर्धारण के संबंध में गलत जोड़े को चुनिए। तो गलत जोड़ा चुनना है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ड्रोसोफिला XXXO, जो कि यह क्या है? गलत जोड़ा। बाकी जो ए सभी टिड्डे वगैरह का है, ये क्या है? ये सब सही XO। पक्षी में ZZW होता है एंड मनुष्य में XXXY, जो कि सबको पता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, XX एवं XY गुणसूत्र लिंग निर्धारण में एक गुणसूत्र किसमें अनुपस्थित होता है? तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना, छोटा सा तो है बट थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। XX एवं XO गुणसूत्र लिंग निर्धारण में एक गुणसूत्र जिसमें अनुपस्थित होता है, तो किसमें उपस्थित होता है? तो नर होते हैं, इनमें अनुपस्थित होता है, ठीक है। उनमें XX या XY होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, जब मादा में एक लिंग निर्धारण गुणसूत्र की कमी हो और नर समयुग्मकी हो तो इस स्थिति में लिंग गुणसूत्री निरूपण होगा। तो इस स्थिति में गुणसूत्री निरूपण होगा तो क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ZOZZ, ठीक है। क्वेश्चन यही था, जब मादा में एक लिंग गुणसूत्र की कमी हो और नर समयुग्मकी हो, क्या हो जाएगा? नर क्या हो? समयुग्मकी हो, तो इस स्थिति में लिंग गुणसूत्री निरूपण होगा, तो क्या होगा? ZO एंड ZZ, ठीक है। ज़्यादातर पक्षियों में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, उत्परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है। उत्परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है, तो उत्परिवर्तन के परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ये सभी होते हैं। क्या क्या होते हैं? जीनोटाइप में परिवर्तन, फिनोटाइप में परिवर्तन, उपापचय में परिवर्तन, ठीक है। उत्परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ये सभी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, उत्परिवर्तन इसका सही आंसर क्वेश्चन है उत्परिवर्तन जन, ठीक है, तो इसमें से क्या हो जाएगा? उत्परिवर्तन जन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 से अधिक विकल्प सही हैं। 2 से अधिक विकल्प सही होने का मतलब है तीनों सही हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो एंड एग्जाम में भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो क्या क्या है? रासायनिक घटक जो DNA में परिवर्तन लाते, ठीक है। भौतिक कारक जो कि उत्परिवर्तन करते हैं एंड कैंसर कारक घटक, ठीक है, ये सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, आरेख के रूप में किसी वंश की विभिन्न संततियों के लक्षणों का विश्लेषण करना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखो, आरेख के रूप में किसी वंश की विभिन्न संततियों के लक्षणों का विश्लेषण करना कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वंशावली विश्लेषण। क्या कहलाता है? वंशावली विश्लेषण कहलाता है। और क्वेश्चन नंबर 41 है, दिए गए संकेतों ए एवं बी के लिए उपयुक्त विकल्प चयन कीजिए। तो ए और बी जो है फ्रेंड्स, इनमें उपयुक्त विकल्प हमें देखना है या चयन करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी। क्या हो जाएगा? बी और सी। बी क्या है? ए समागम, बी समरक्त संबंधियों के मध्य समागम, और सी क्या है? ए समागम, बी समरक्त समागम, ठीक है। बाकी क्वेश्चन को देख लो, ऐसे क्वेश्चन आते बहुत कम हैं बट ध्यान से देख लो, एग्जाम में अभी हुआ तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न में से कौन एक संलग्न अप्रभावी वाहक को दर्शाता है? निम्न में से एक संलग्न अप्रभावी वाहक को दर्शाता है,
तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। कौन सा दर्शाता है? ए वाला, ठीक है, ए वाला, जो कि अप्रभावी वाहक को दर्शाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न वंशावली आरेख दर्शाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख लो फिगर वगैरह, और इसमें पूछा है कि निम्न वंशावली आरेख दर्शाता है, तो क्या दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या दर्शाता है? अप्रभावी एवं स्वजातीय, ठीक है। ये जो दर्शा रहा है इसे अप्रभावी एवं स्वजातीय कहते हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 44 है, हीमोफीलिया के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? हीमोफीलिया के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक लिंग संलग्न प्रभावी रोग। क्या हो जाएगा? एक लिंग संलग्न प्रभावी रोग, जो कि हीमोफीलिया के लिए एक कथन सत्य नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देखना, कथन सत्य नहीं। बाकी ये तीनों कथन सत्य हैं। कौन कौन से? बी है, यह अप्रभावी मादा वाहक में नर संतति में संचरित होता है, ये भी सही है। और बी क्या है, सॉरी सी क्या है, किसी मादा के हीमोफीलिया रोग से पीड़ित होने की संभावना अत्यंत दुर्लभ होती है। एंड डी है, रानी विक्टोरिया के वंश की वंशावली हीमोफीलिया से पीड़ित अनेक वंशजों को दर्शाती है, ठीक है। तो हीमोफीलिया के बारे में आप लोग जानते होंगे। बाकी क्वेश्चन नंबर 45 है, हीमोफीलिया में एक एकल प्रोटीन श्रृंखला का भाग जो बी के ए सम्मिलित है प्रभावित है। एक घाव लगने से सी रक्तस्रावण होने लगता है। ए, बी एवं सी के लिए उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए स्कंदन, बी रुधिर, सी सतत हो जाएगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन के एक बार पढ़ लो, कुछ है नहीं, रिक्त स्थान ही भरना है। और क्वेश्चन नंबर 47 है, कोशिका विभाजन चक्र के दौरान क्रोमैटिड के पृथक्करण की विफलता के फलस्वरूप गुणसूत्र की संख्या में वृद्धि या कमी हो जाती है तो कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, कोशिका के विभाजन एवं चक्र के दौरान क्रोमैटिन के पृथक्करण की विफलता के फलस्वरूप गुणसूत्र की संख्या में वृद्धि या कमी हो जाती है तो कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एनियोप्लाइडी, ठीक है, यही कहलाती है। तो ध्यान देना, है थोड़ा सा अजीब सा नाम है, कभी भी पूछ लिया जाता है, क्या कहलाता है? एनियोप्लाइडी। तो फ्रेंड्स ये थे 46 क्वेश्चन जो कि मेंडल के नियम वाले चैप्टर से लिए गए थे, और आई होप आपको समझ में आए होंगे अगर आपने कल बुक वगैरह पढ़ी होगी। और बाकी अगर नहीं पढ़ी है तो एक बार बुक पढ़ लेना, अगर ऐसे अगर समझ नहीं आ रहा है तो। बाकी मुझे आई होप है कि आ गया होगा तुम लोगों को समझ में, ठीक है। बाकी कमेंट में बताना कि समझ में आ गया या नहीं आया। बाकी एग्ज़ाम की तैयारी करते रहो, अब तो 2-4 दिन ही बचे होंगे तुम्हारे एग्ज़ाम में। अब देखो जब एडमिट कार्ड आ जाएगा पूरा कंफर्म हो जाएगा। बाकी मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। अपने दोस्तों के साथ वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करना। बाकी चलो ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।